बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की 20 लेक्चर की सीरीज का। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 20 लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस मींस के कोई भी आपका कंपैरेटिव एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, उसमें जो आपकी इंग्लिश पूछी जाती है उसके हमने 20 लेक्चर्स इंशाल्लाह करेंगे। इन 20 लेक्चर्स में आपकी मैं कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो अगर आपने पहले 3 लेक्चर नहीं सुने तो आप पहले 3 लेक्चर देख लें, उनको आप क्लियर कर लें। जब वो क्लियर कर लेंगे फिर एक तरतीब के साथ आप चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं जी, हमने पहले क्या कुछ पढ़ा है। ठीक है जी, और साथ ही मैं आपको ये फाइल भी आपको दिखा दूं। ये हमारी पास पेपर वाली फाइल है। ठीक है, ये हमारी पास पेपर वाली फाइल है। जो भी हमने टॉपिक पढ़ना होता है उसके हवाले से जितने भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5 सालों में, वो सारे के सारे हमने सेपरेट कंपाइल करने होते हैं। तो आज हमने चूंकि एडजेक्टिव पढ़ना है तो एडजेक्टिव के हवाले से भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। वो आपने आज का लेक्चर सुन के तो साथ ही आपने ये एडजेक्टिव आपके पास। ठीक है जी, ये एडजेक्टिव के जितने भी आपके पास क्वेश्चन सारे बनते हैं, ये सारे के सारे मैंने आपके पास पेपर के क्वेश्चन इसमें साथ आपके कंपाइल करके एज इट इज जैसे आपके पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे उनके ऑप्शन समेत मैंने यहां पे ऐड करके उनके मैंने आंसर भी साथ इसके मेंशन किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है जी, पहले आपने आज का लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपने नोट्सों से अपना वो सारा उसका जो है जी आपने क्लियर करना है, उसका कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। और उसके बाद फिर आप ये पास पेपर से आके अपने असाइनमेंट कर लेंगे कि आपको क्या वो सारे के सारा कवर हो गया है कि नहीं। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जनाब ओवरव्यू दे दूं कि हमने ये चीजें जो इंग्लिश है हमने स्टार्ट कहां से की थी। तो इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया था ताकि जिन लोगों ने पहले लेक्चर नहीं सुना, अगर आज का लेक्चर भी सुन लेते हैं तो ताकि उनकी थोड़ी स्टोरी पीछे से कवर हो जाए। ठीक है जी, अगर स्टोरी को आप साथ मिलाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीजें आपको कवर होती जाएंगी। सबसे पहले हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया था बेसिक नॉलेज से। ठीक है जी, तो इंग्लिश का हमने बेसिक स्टार्ट किया था एबीसी से। जो एबीसी होती है ना इंग्लिश की एबीसी है, इसको हम कहते हैं लेटर्स। इनको हम कहते हैं लेटर्स। तो टोटल हमारे पास 26 होते हैं। टोटल हमारे पास 26 होते हैं। अब 26 में आपके पास 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 आपके पास वाउल्स होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी आवाजें आपके पास होती हैं 24 होती हैं, और आपके पास जो वाउल्स होते हैं उनकी आवाजें आपके पास 20 होती हैं। टोटल इंग्लिश में आपके पास जो आवाजें होती हैं वो 44 होती हैं। टोटल इंग्लिश में जो आवाजें होती हैं वो 44 होती हैं। ये एक स्टोरी आपने इस तरह से याद करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपने इंशाल्लाह ताला इसको लेकर चलेंगे तो आपकी जो टोटल इंग्लिश होगी इंशाल्लाह ताला आपकी मैक्सिमम 1 घंटे की होगी। जब आखिरी लेक्चर हमारा होगा तो इसी तरीके से जब आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा पूरी इंग्लिश की तो वो भी 1 घंटे की इंशाल्लाह ताला बनेगी। तो ये आपके पास हो गया, यहां से स्टार्ट किया जी। अब 24 इसकी आवाजें होती हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स मिलकर आपके पास 2 चीजें बनाते हैं। एक आपके पास वर्ड बनता है और एक आपके पास रबिश बनता है। रबिश बनता है, वर्ड क्या होता है? वर्ड वो चीज होती है जो 2 या 2 से ज्यादा लेटर आपस में मिले और उसका कोई माना भी बने, उसका कोई मीनिंग भी बने, उसकी कोई सेंस भी बने, वो आपके पास वर्ड होता है। और ऐसी चीज 2 या 2 से ज्यादा वर्ड जो 2 से ज्यादा लेटर्स मिलकर ऐसी चीज बना दे जिसकी किसी किस्म की कोई सेंस ना बनती हो, कोई मीनिंग ना बनता हो, तो उसको हम कहते हैं रबिश। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? रबिश कहते हैं। अब जो आपको वर्ड होता है ना, वर्ड की जो कंस्ट्रक्शन होती है जी, जो वर्ड की कंस्ट्रक्शन होती है वो उसके जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें जहां पे कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके पास है ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी फॉर एग्जांपल आपके पास ये वर्ड है। ठीक है, इसमें HONESTY। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ लेटर से मिलकर बना है। अब इस वर्ड में जितने भी आपके पास कट्स आते हैं ना, जितनी आवाज का उतार चढ़ाव आता है, जितने भी इसके हिस्से होते हैं, जो अलग-अलग हिस्से हो सकते हैं, वो हम क्या करते हैं जी? मीन्स के इस वर्ड के जो अगर आप इसको हिस्सों में इसको हम हिस्सों में तोड़े तो हम HO अलग कर लेंगे, NENS को अलग कर सकते हैं, T को अलग कर सकते हैं, TYT को। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं सिलेबल। उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबल। ये बड़ा क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ठीक है जी, तो वर्ड का वो हिस्सा जो इंडिपेंडेंट अपनी साउंड रखता है, वर्ड का वो हिस्सा, किसी भी वर्ड का वो हिस्सा जो इसकी अपनी आजादाना एक आवाज होती है, उसकी एक इंडिपेंडेंट आवाज होती है, उसको हम कहते हैं सिलेबल कहते हैं। ये वर्ड का पार्ट होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी वर्ड बन गया। ठीक है, तो अब हमने स्टोरी शुरू की थी लेटर से चलते चलते हम वर्ड पे आ गए। ठीक है जी, अब ये जो वर्ड आपके पास है, अब हम अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे हमारे पास 2 चीजें बनेगी। कौन कौन सी चीज बनेगी? एक जो हमारे पास क्लास बनेगा, एक हमारे पास क्लास बनेगा, या हमारे पास फ्रेज बनेगा, या क्लास बनेगा। अब फ्रेज और क्लास का कैसे आप जो ना इसमें आप इसका फैसला करेंगे कि जो हमने 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक लाइन लिखी है तो वो फ्रेज है कि क्लास है। अब अगर उसमें से आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब
सब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन के नाम और काम दोनों चीजें मौजूद होंगी तो हमारे पास क्लाज होगा। अगर वो नाम और काम दोनों चीजें मौजूद नहीं होंगी तो हमारे पास वो फ्रेज होगा, वो फ्रेज होगा। ठीक है जी, मीन्स के अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा आपने लाइनें लिखी हैं, दो या दो से वर्ड्स आपने इकट्ठे करके लिखे हैं एक लाइन में, अगर उस लाइन में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, तो फिर अब वो हमारे पास क्लॉज बनेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं है तो हमारे पास फ्रेज बनेगा, वो हमारे पास फ्रेज बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आपके पास है जो फ्रेज और वर्ड की आपने डेफिनेशन याद कर ली कि फ्रेज वो आपके पास अल्फाज का इकट्ठ है। अब अल्फाज का आपने मजमू ऐसा करना है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब में से कोई एक चीज गायब होगी, या तो सब्जेक्ट मौजूद होगा और वर्ब गायब होगी, या वर्ब मौजूद होगी तो सब्जेक्ट आपका गायब होगा। ठीक है जी, अब यह क्या आपके पास है क्या फ्रेज। अब इन दोनों में से कोई एक चीज गायब है और उसके साथ आपके पास अगर कोई चीज साथ एडजेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव हम कहते हैं जी जो आपका जो नाउन है ना, नाउन मीन सब्जेक्ट आपका नाउन ही होता है ना जी। ठीक है, तो सब्जेक्ट की कोई क्वालिटी साथ लिखी होता, ठीक है जी, एक बंदा लिखा हुआ है तो बंदे के साथ लिखा हुआ है क्लेवर, या उसके बाद इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, या गुड लिखा हुआ है, बैड लिखा हुआ है, उस बंदे की क्वालिटी साथ लिखी हुई है तो ये उसका एडजेक्टिव साथ लिखा हुआ है तो हमारे पास ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है जी, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। ठीक है जी, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ वर्ब है और वर्ब के साथ कोई एडवर्ब साथ लिखा हुआ है, वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लिखा हुआ है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है उसकी अब वर्ब लिखा हुआ है कि वो उसके अब वर्ब लिखा हुआ प्लेइंग मीन कि वो खेल रहा है। ठीक है जी, तो प्लेइंग के साथ लिखा हुआ है वेरी गुड। ठीक है जी, प्लेइंग वेरी वेल लिखा हुआ है, प्लेइंग वेरी वेल। ठीक है, मीन के उसने प्लेइंग के साथ उसकी क्वालिटी भी लिख दी कि अच्छा खेल रहा है, तो मीन के आपने वर्ब के साथ एडवर्ब भी साथ लगा दिया तो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज बन गया, हमारे पास एडवर्ब फ्रेज बन गया। तो ये इस तरह फ्रेज की आपके पास टाइप्स बनती है। मीन के फ्रेज के साथ जो भी चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ लिखी होगी वो उस टाइप का फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों, अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों, ऐसा आपने जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आप इस तरीके से इकट्ठा करें उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों तो भी ये हमारे पास क्लॉज होता है। ये हमारे पास क्या होता है जी, क्लॉज होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों, इनके साथ तीसरी चीज अगर आपके पास एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, एडवर्ब लिखा हुआ है एडवर्ब क्लॉज बन गया। ये इस तरह क्लॉज की आपके पास टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास की दो काइंड्स होती हैं, दो मेन इसकी काइंड्स होती हैं, उसको हम कहते हैं जी डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो बात को कंप्लीट नहीं करता, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता, उसको मुकम्मल करने के लिए आगे कुछ दो चार लफ्ज अभी आप और चाहिए होते हैं, उसको हम कहते हैं जी डिपेंडेंट क्लास। और इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल आ रही होती है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन सारी मुकम्मल मिल रही होती है, वो आपके पास होता है इंडिपेंडेंट क्लास। जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको हम कहते हैं जी सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने सेंटेंस की हमने टाइप्स पढ़ी थी, सेंटेंस की हमने टाइप्स क्या पढ़ी थी, सेंटेंस की हमने टाइप्स पढ़ी थी कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस, कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है जी, अब कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास को आप किसी कंजंक्शन के साथ मिला देते हैं तो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होता है। आगे भी आपके पास मुकम्मल सेंटेंस होता है, पीछे भी आपके पास मुकम्मल सेंटेंस होता है और उसको आपने किसी कंजंक्शन के साथ मिलाया होता है तो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कंप्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास होता है। मीन के ऐसा सेंटेंस जिसमें दो फिक्रे लिखे हुए हैं, एक फिक्रा तो मुकम्मल सेंटेंस है और दूसरा आपके पास है डिपेंडेंट क्लास है, मीन के नामुकम्मल फिक्रा साथ लिखा हुआ है, एक मुकम्मल और एक नामुकम्मल को आपस में मिलाया होता है, आपके पास ये कंप्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद फिर कंप्लेक्स के बाद हमने बात की थी कंडीशनल कंपाउंड कंप्लेक्स, मीन के कंपाउंड भी हो और कंप्लेक्स भी हो, मीन के वो तीन दोनों आपके पास तीन फिक्रे इकट्ठे लिखे हो, तीन आपके पास फिक्रे इकट्ठे लिखे हुए हैं। अब तीनों में आपके पास दो तो आपके पास मुकम्मल है और एक आपके पास नामुकम्मल हो, मींस के दो मुकम्मल बना के आपके पास कंपाउंड बन जाए और एक मुकम्मल और एक नामुकम्मल मिलाकर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाए। फिर आपके पास आगे आए थे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस आपके चार तरह के हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है जी, और जीरो कंडीशनल में कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास पहले भी सिंपल पास्ट होता है आगे भी सिंपल पास्ट होता है, मीन कि ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होते हैं, ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होते हैं। उसके बाद आपके पास फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में आपके क्या पास होता है जी, उसमें भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, लेकिन पीछे आपके पास सिंपल पास्ट होता है, आगे आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो ये आपके पास क्या है
जी, जो फर्स्ट कंडीशनल आ गया। फिर आपके पास सेकंड कंडीशनल था, सेकंड कंडीशनल में आपके पास पीछे सेकंड फॉर्म थी, तो आगे आपने वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये आपके पास आ गया सेकंड कंडीशनल। फिर थर्ड कंडीशनल में आपको मैंने क्या बताया था, पीछे आपके पास हेड होता है, पीछे आपके पास क्या होता है, हेड होता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो आगे आपने वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा के अपना थर्ड कंडीशन मुकम्मल करना होता है। तो यहां तक हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है जी। इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट था और प्रेडिकेट की इसमें रह गई थी। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी फिक्रे में या सेंटेंस में जिस बंदे के हवाले से बात की जा रही होती है, उस बंदे को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उस बंदे के हवाले से जो बात की जा रही होती है उस बात को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये आपकी सारी थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था जी, ये जो आपके ये फर्स्ट लेक्चर मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर में पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन के क्या था, ये जो आपके पास सेंटेंस बनता है, जो आपके पास सेंटेंस बनता है, अब सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसके जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। जैसे इंसान का जिस्म है ना, इंसान के जिस्म में आपके पास क्या जी, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, आपके पास 1 नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं आपके पास, ठीक है। ये सारे आपके पास पार्ट्स हैं। अब हर बंदे के ये एक जितने ही हैं, लेकिन अब किसी के खूबसूरत है, किसी के खूबसूरत नहीं है, किसी के ज्यादा खूबसूरत है, किसी के कम खूबसूरत है। इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं जी, फिगर ऑफ स्पीच। यहां पे आपके पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस के 8 आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, फिर कंजंक्शन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया और इंटरजेक्शन आ गया। 8 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कुछ खूबसूरती होती है, जो वर्ड्स में, जो सेंटेंस में आपने खूबसूरती के लिए, उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। उसमें आपके पास सिमली होती है, तशबीह, मेटाफर आपके पास इस्तारा होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, जसीम होती है जी, हाइपरबोला आपके पास मुबालगा होता है। ये मैंने सारे आपके पास, ये आपके जो फिगर ऑफ स्पीच थी, इनको मैंने आपको पढ़ाया था। ये सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। ये आपके कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट कर लिया था अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या किया था, हमने कहा जी 8 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 में से 4 आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और 4 आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी हैं? ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हैं जिनमें आप मजीद उसमें वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनमें आप मजीद वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था नाम और काम, नाम और काम ये दोनों जो है ना, ये दुनिया में खत्म नहीं होते। नाम भी दुनिया में नए नए आते जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, दुनिया नित नए नाम रख रही है, चीजों के, इंसानों के, बंदों के, बच्चों के, मुख्तलिफ चीजों के नए नए नाम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज में कोई ऐसा कदर नहीं है कि आप ये नाउन मुकम्मल हो गया, अब आप किसी और चीज का नाम नया नहीं रख सकते। ये ओपन आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस तरीके से काम जो है, काम को हम कहते हैं वर्ब, नाउन को, नाम को कहते हैं हम नाउन, ठीक है। अब जो आपके पास काम है ना, काम भी दुनिया में खत्म नहीं हो रहे, काम भी मुख्तलिफ आ रहे हैं, दुनिया में मुख्तलिफ आते जा रहे हैं। जैसे जैसे न्यू काम आ रहा है, जैसे अभी ऑनलाइन का काम आ गया, ई कॉमर्स का काम आ गया, ऑनलाइन बिजनेस का काम आ गया, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या है जी, ये आपके पास नए नए काम आ रहे हैं, तो काम भी बहुत ज्यादा दुनिया में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये भी आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें मजीद लफ्ज अभी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था जो काम के साथ जो काम की खसूसियत है ना, जो काम और नाम की जो क्वालिटी है, जो खसूसियत है, वो भी आपके पास ओपन है। नाम की खसूसियत होती है एडजेक्टिव, नाम की खसूसियत होती है जी एडजेक्टिव, जो नाम की क्वालिटी होती है, जो किसी भी नाउन को जो मॉडिफाई करता है, नाउन का जो मॉडिफायर होता है, वो आपके पास एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव भी फिर ओपन हो गया। अगर नाउन खुद ओपन है तो एडजेक्टिव भी आपके पास ओपन हो गया। इसी तरह का जो आपके पास काम, जो वर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो एडवर्ब भी आपके पास ओपन हो गया। तो 4 आपके पास ये मीन कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के साथ एडवर्ब, ये आपके पास 4 आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। बाकी आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बाकी आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, ये सारी फिक्स्ड है। अब मजीद नई नहीं आ सकती। जो आपकी प्रीपोजिशन आ सकती है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना जी, ईयर के साथ आपने इन लगाना है, टाइम के साथ आपने ऑन लगाना है, तो टाइम के साथ आप ऑन ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद टाइम के साथ आप ऑफ लगाना शुरू कर देंगे, या ईयर के साथ जो ना क्लॉक वगैरह के साथ आप क्या करेंगे जी, आप उसमें एट लगाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, वो आपके फिक्स्ड है, वो आप नए उसमें ऐड नहीं हो सकते। कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है जी। अब प्रोनाउन भी आपके पास फिक्स्ड है। जैसे आपने मेल के लिए ही यूज करना है, फीमेल के लिए आपने शी यूज करना है, ज्यादा के लिए आपने दे यूज करना है, ठीक है जी। तो फीमेल के लिए दियर यूज करना है, तो ये भी आपके पास फिक्स्ड है।
अब आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन भी आपके पास फिक्स्ड है, ये आपके पास क्लोज्ड हो गए हैं। ये भी इंटरजेक्शन मीन कि आपने किसी भी सवालिया फिक्रे के लिए आपने ये वाला लगानी है निशानी, इंटरजेक्शन यही रहना है, ठीक है जी। आपने किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए ये आपने लगानी है, ठीक है जी। हुर्रा के लिए ये आपने लगानी है। तो ये जो आपके पास फुल स्टॉप जहां पे बात खत्म कर रही है, ये आपने लगाना है, ठीक है जी। सेमीकोलन की यही निशानी है। मीन के जो आपके पास है सारी जो आपके पास इंटरजेक्शन है वो भी सारे के सारे आपका फिक्स्ड है। तो ये फिर ये मुकम्मल हो चुके हैं। ये भी आपके पास क्या है जी, क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो 4 आपके पास ओपन हो गए, 4 आपके पास क्लोज हो गए। ये यहां से आपने अब बात आगे शुरू की थी। अब आपने क्या शुरू की थी, ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होता है नाउन, ठीक है जी। अब नाउन क्या होता है, नाउन किसी चीज का नाम होता है, नाउन किसी चीज का नाम होता है, ठीक है जी। अब नाउन को हमने डिटेल से पढ़ा था, नाउन को हमने डिटेल से पढ़ा था। ये नाउन आपके पास फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन या तो हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है या हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो नाउन होता है ना सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट बनता है या ये ऑब्जेक्ट बनता है। फिर काइंड ऑफ नाउन हमने पढ़ी थी, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन वो होता है जैसे आपने बजरी की वगैरह की छत डालते हैं, कंक्रीट की छत डालते हैं, ये कंक्रीट की सड़क बनती है। कंक्रीट वो चीज होती है जो पक्की होती है, सॉलिड होती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। किसी ऐसी चीज का नाम जिसको हम देख सकते हैं और पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, सॉलिड चीज का नाम उसको हम कहते हैं जी कंक्रीट नाउन। और ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, एक फीलिंग का नाम है, लव का नाम है, हेट का नाम है, फ्रेग्रेंस का नाम है, ब्यूटी का नाम है, ठीक है। तो वो क्या जी, वो एक ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज का नाम जिसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम कहते हैं, उसका नाम हम क्या कहते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर नाउन की टाइप्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स मैंने बताई थी, और सेंटेंस में यूज आपने किस तरीके से करना है, ये सारे के सारे मैंने आपको नाउन का ये टेबल दिया था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। फिर कलेक्टिव नाउन के वाले से मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन ये ऐसे होते हैं, ये आपने हमेशा इनको सिंगुलर के लिए यूज करना है। आपने जैसे फ्लाक है, उसको झुंड कहते हैं, टीम को टीम कहते हैं, ऑडियंस, बंच, हर्ड वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या है जी, ये ज्यादा लोगों का इकट्ठ है, और इसको आपने एज ए सिंगुलर नाउन यूज करना होता है, कलेक्टिव नाउन को, ठीक है जी। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल नाउन, वाद जमा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इनके मैंने आपको रूल बताया था कि वाद जमा आपने किस तरह से करना होता है। फिर आपके पास जो मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन थे, मुज़क्कर मोनस थे, ठीक है जी। मुज़क्कर मोनस आपने किस तरह से करना है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास जनाब आ गया था जी मुज़क्कर मोनस के बाद ये कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 4 आ गया। तो यूं आपने एक तरतीब के साथ जब इसको लेकर चलेंगे ना जी, जब तरतीब के साथ लेकर चलेंगे, आप देखिए मैंने सारे आपको जो कंप्लीट है, मैंने पिछले 3 लेक्चर आपको सारे गिनवाए हैं, पढ़ाए हैं, तो ये 16 मिनट लगे हैं। अगर मैं आपको पढ़ा ना रहा होता, जस्ट अपने माइंड में ही इसको रिवाइज कर रहा होता, तो जो मेरे 6 मिनट लगने थे, ठीक है जी। तो आपने भी इस तरीके से इसकी एक्सपर्टी लेवल आपके इतना होना चाहिए कि अब जब आप लेटें, कहीं बैठें, चलते फिरते, आपके माइंड में अगर आप इंग्लिश को लेटर से स्टार्ट करें, एबीसी से, और इसको आप लेटर से फिर आगे वर्ड पे लेके आए, ठीक है, वर्ड से सिलेबल में, साउंड्स में, फिर आपके पास क्लास में, फ्रेज में, फिर आप उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लास, फिर आप सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये उससे आगे आगे चलते चलते फिर फिगर ऑफ स्पीच पे ले जाए, फिर आप इसको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ले जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने जो ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता करते हैं, क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता करते करते आप इसको एक स्टोरी की तरह आप लेकर आगे चलते जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब कंप्लीट सारी इंग्लिश हम 20 लेक्चर कर लेंगे, तो आपके 1 घंटे की सारी होगी। 1 घंटा अगर आप इसको बोल के देख ले, अपने माइंड में रिवाइज कर लेंगे, तो पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर आपकी इंशाल्लाह ताला माइंड में होगी, ठीक है जी। तो आज हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 4 ये मैंने आपको अभी पढ़ाता हूं, और इसके मैंने पास पेपर आपको दिखा दिए हैं, वो आपके पास फाइल ऑलरेडी आपके ग्रुप में जा चुकी है, ठीक है। तो ये आप हमने कहना जी, एडजेक्टिव क्या होता है जी। एडजेक्टिव मैंने अभी आपको बताया जी, जो नाउन का मॉडिफायर होता है, जो नाउन का मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर क्या होता है जी, किसी की इज्जत, किसी की शिद्दत को बढ़ाना, इज्जत को या क्वालिटी को बढ़ा देना, ठीक है जी। हम कहते हैं ये लिखा हुआ है मैन, ठीक है जी, मैन। अब मैन की खसूसियत, ये बंदा किस तरह का है, इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं कहता हूं गुड मैन। गुड मैन मीन का ये अच्छा बंदा है, या जी आपके पास बैड मैन, ठीक है, ये बुरा बंदा है। नॉटी मैन, ये शरारती बंदा है, ठीक है जी। जो ये क्लेवर मैन, तेज आदमी है, ठीक है। तो ये जो भी नाउन लिखा हुआ है ना, किसी भी चीज का नाम लिखा हुआ है, उस चीज के बारे में बताना कि जनाब वो व्हाट काइंड है, कि मीन के वो किस तरह का है, उसकी काइंड किस तरह की है, वो किसी नेचर क्या है, विच वन, वो कौन है, कौन है, ठीक है। हाउ मैनी, वो कितने हैं, वो कितने हैं, उसकी जनाब उसका जो है ना, उसमें उसकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद कितनी है, या हाउ मच, उसकी मिकदार कितनी है, ठीक है जी। ये 4 क्वेश्चन होते हैं एडजेक्टिव के वाले से। एक आपने बंदा देखा है, या तो आप बताएंगे कि वो किस तरह का है,
उसकी आपने डिमोन्स्ट्रेशन कर दी है, उसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे कि उसको डिमोन्स्ट्रेट करें ये बंदा जो खड़ा है ये किस तरह का है, ठीक है। या आपने क्या करना होता है कि वो ज्यादा बंदे खड़े हैं तो आपने किसी एक बंदे को स्पेशल बुलाना होता है कि कौन सा बंदा है, फलां बंदा है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। मीन के किसी भी चीज को खास करने के लिए, किसी भी चीज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पेपर में बनेगा वो बनेगा, बताएं जी एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज मॉडिफायर ऑफ डैश। तो एडजेक्टिव मॉडिफायर है नाउन का, आपको ऑप्शन देगा एडजेक्टिव इज मॉडिफायर ऑफ डैश, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, नन ऑफ दीज। तो आप इसमें क्या कर लेंगे, एडजेक्टिव हमारा जो है ये हमारा किसका मॉडिफायर है जी, हमारे पास है ये नाउन का मॉडिफायर है। नाउन को इनहैंस करता है, नाउन की क्वालिटी को मजीद हमें एक्सप्लेन करके देता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है जी। मरियम इज अ क्लेवर गर्ल। अब देखिए मरियम एक क्लेवर गर्ल है। अब मरियम एक लड़की थी, ठीक है जी। अब मरियम जो वो है वो क्लेवर है, उसकी हमने खसूसियत बताई है क्लेवर। ये जो क्लेवर है ना जी, क्लेवर 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 आपके पास क्या है जी, ये इसकी एडजेक्टिव है। क्लेवर जो है ये डिस्क्राइब कर रही है उसकी काइंड को डिस्क्राइब कर रहा है ये किस तरह की लड़की है, ये क्लेवर लड़की है, ठीक है। तो ये इसका एडजेक्टिव है। अगला देखें जी, आई डोंट लाइक दैट बॉय। आई डोंट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। सामने हो सकता है 10-12 बच्चे खड़े हों, 10-12 लड़के खड़े हों, तो आप एक किसी बंदे को स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वो कौन है, मीन के विच वन की बात आ रही है, ठीक है। आपने ये चारों जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताए हैं ना, ये चारों आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है जी। अगर किसी चीज की काइंड के बारे में, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, या उसकी आपने मिकदार को बयान करने के लिए, या तादाद को बयान करने के लिए, तो आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे देखें आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब यहां पे ये डैट है ना, डैट किसी बंदे को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये बंदा है, वो बंदा, ठीक है जी। तो डैट इसका यहां पे बॉय का एडजेक्टिव है। अब आगे आपके पास जी, ही गेव मी 5 मैंगोज। He gave me 5 मैंगोज। अब ये जो मैंगोज है ना, मैंगोज आपके पास नाउन है, और जो 5 लिखा है ना, 5 मैंगो की तादाद को बता रहा है, 5 मैंगो की तादाद को बता रहा है। यहां पे एडजेक्टिव आपके पास 5 है। आगे आपके पास आ जाएगा जी आपका, देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन के लिए टाइम थोड़ा है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है जी, अब आपके पास प्रेपरेशन, आपके पास आपके काम है। प्रेपरेशन एक नाम है, जो आपने काम करना है उस काम का नाम है प्रेपरेशन। तो टाइम आपका लिटिल है, टाइम आपका थोड़ा है, ठीक है। या अगर आप यहां पे टाइम को भी आप नाउन से कंसीडर करते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो लिटिल इसके साथ टाइम की वो बता रहा है टाइम शॉर्ट है, टाइम थोड़ा है, तो लिटिल आप इसके साथ लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास लिटिल, यहां पे आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गया, इसके पास यहां पे आपके ये एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई होगी। वो आपको एक फिक्रा देगा, बताएगा जी, बताएं ये जो अंडरलाइन लफ्ज है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, प्रोवर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, बताएं क्या है, ठीक है। तो आपने ये चार आपका जो क्वेश्चन है ना, ये अपने माइंड में रखने हैं। अगर इन चारों में से कैटेगरी में फॉल कर रहा हो ना, वो वर्ड किसी की उसकी काइंड बता रहा हो, मीन के वो बता रहा हो, वो बंदा किस तरह को उसकी कैटेगरी को बता रहा हो, या उसको स्पेसिफाई कर रहा हो, या उसकी तादाद को बता रहा हो, या उसकी मिकदार को बता रहा हो, तो आपके पास ये एडजेक्टिव होता है। ये वर्ड आपके पास एडजेक्टिव होता है। जो मैंने आपको पास पेपर बताए हैं उसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है जी। जो आपके जो पास पेपर में आए हुए हैं यही चीजें उसने घुमा फिर आके आपसे पूछी हुई हैं। तो ये आपके पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन होगा यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज आप कैसे करते हैं एट्रीब्यूटिवली, क्या जी, व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड डायरेक्टली विद वन नाउन टू डिस्क्राइब इट। जब आपने किसी भी नाउन को डायरेक्ट, किसी नाउन को आपने उसको डिस्क्राइब करना है, किसी भी बंदा है, कोई भी चीज है, कोई भी नाम है, उसको आप एलैबोरेट कर रहे हैं डायरेक्टली, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके हम एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं, उसकी खसूसियात को बता रहे हैं। जैसे द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। अब ये बॉय के साथ सीधा है, अगर लेजी मीन के बॉय के साथ लेजी लगा हुआ है, तो बॉय को बता रहा है ये बॉय सुस्त है। तो ये इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूशन बच्चे की हमने एट्रीब्यूट बताए, ठीक है जी। एक क्या होता है प्रेडिकेटिवली। अब प्रेडिकेट क्या होता है, मैंने आपको ऊपर फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एक आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस में एक आपके पास सब्जेक्ट होता है, जो बंदा होता है, जो चीज होती है, कोई भी चीज जिसके बारे में बात हो रही होती है, तो जिसके बारे में बात हो रही होती है आपके पास सब्जेक्ट होता है, और जो बात हो रही होती है वो आपके पास प्रेडिकेट होता है। जो बात हो रही होती है वो आपके पास प्रेडिकेट होता है। अगर आप एडजेक्टिव लगा देते हैं उस बंदे के साथ डायरेक्ट, तो वो आपके पास हो गया एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूट्स उसको हम कर रहे हैं। अगर उसका हम ये जो ना एडजेक्टिव बंदे के साथ डायरेक्ट नहीं लगा रहे, बल्कि उसके काम के साथ लगा देते हैं, उसके काम के साथ लगा देते हैं, लेकिन उसका असर डायरेक्ट उसी बंदे के ऊपर ही आ रहा है,
उसी बंदे के ऊपर आ रहा है, तो वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास कहते हैं प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिव आपके पास एडजेक्टिव आ जाएगा व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द वर्ब एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट। जो सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है उसके साथ वो उसका पार्ट बन जाए। जैसे आपका पहले कहता है द बॉय इज लेजी, द बॉय इज लेजी, अब ऊपर लिखा था लेजी बॉय, सीधा बंदे को अपने बच्चे को ने टारगेट किया था। आप लिखें द बॉय इज लेजी। आप यहां पे देखें, यहां पे आपके पास बात हो रही है बॉय की, क्या बात हो रही है, उसकी लेजीनेस की बात हो रही है, ठीक है, उसकी लेजीनेस की बात हो रही है। इसमें आपका ये जो लेजी है यहां पे प्रेडिकेट है, यहां पे ये लेजी आपका प्रेडिकेट है, और यहां पे जो प्रेडिकेट आपके क्या था, पनिशमेंट इसकी प्रेडिकेट थी, ठीक है। आप ये बात को समझ लें, सेंटेंस में एक बंदा होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, और एक होता है जिसके जो बात हो रही होती है। जिस बंदे के बारे में बात हो रही होती है आपका सब्जेक्ट होता है, और जो बात उसके बारे में हो रही होती है वो आपका प्रेडिकेट होता है, ठीक है जी। अगर आप सीधा सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं तो आपके पास एट्रीब्यूट हो गया आपके पास, ठीक है जी। अगर वो वही बात आप प्रेडिकेट के साथ लगाते हैं तो वो आपके पास अगर प्रेडिकेट एडजेक्टिव आ गया, ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आपके पास होती हैं जी। एडजेक्टिव की टाइप्स आपके पास कौन कौन सी है जी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव है, न्यूमरल है और इंटरैक्टिव एडजेक्टिव है। इन सभी को हमने इसको नीचे में डिटेल से आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है जी। इनके हवाले से क्वेश्चन कौन कौन से बनने हैं। सबसे पहला आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब हमने किसी भी चीज की क्वालिटी को बयान करना हो ना, किसी भी चीज की क्वालिटी को बयान करेंगे, वो अच्छी है, बुरी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी है, कोई भी चीज है, या अगर इंसान की हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये इंसान अच्छा है, बुरा है, इंटेलिजेंट है, डल है, क्लेवर है, कैसे है, लेजी है, तो वो उसको हम कहते हैं ये उसको हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी हम क्वालिटी को बयान कर रहे हैं। अगर कोई एडजेक्टिव किसी चीज की क्वालिटी को बयान कर रहा है, जो उसकी असलियत को बयान कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसको हम कहते हैं जी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं। क्या जी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को बताए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताए। दे गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन स्पेसिफाइंग इट्स साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और एंड अदर क्वालिटी। मीन के ये सारी क्वालिटीज, इनमें से कोई क्वालिटी को बता रहा हो वो आपका एडजेक्टिव, तो उसको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसको हम क्या कहते हैं जी? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम कहेंगे। ये क्या जी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। वो मैंने आपको 4 ऊपर क्वेश्चन बताए थे। व्हाट काइंड आपके पास है, उसकी आपने या उसको स्पेसिफाई करने के लिए कर रहे हैं, या आप उसको क्या उसकी जो ना हाउ मैनी के वाले से मीन कि उसकी आप उसकी तादाद को बता रहे हैं, या हाउ मच मीन कि उसकी आप क्या कर रहे हैं जी? आपने उसकी मिकदार को बता रहे हैं, तादाद को बता रहे हैं या मिकदार को बता रहे हैं, या उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं या उसकी नेचर को बता रहे हैं। तो ये आपके पास सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो वो एडजेक्टिव जो उसकी नेचर को बताता है, वो एडजेक्टिव जो नाउन की नेचर को बताता है, नाउन की हालत को बताता है, नाउन की डिमोन्स्ट्रेशन को बताता है, उसकी साइज को, शेप को, एज को, कलर को, रीजन को, मटेरियल को, ये सारी आपके पास होती है। ये आपके पास होता है एडजेक्टिव होता है जी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो पूछेगा, बताएं जी, ये आपके पास क्वेश्चन है जी, लाहौर इज लार्ज सिटी। लाहौर इज लार्ज सिटी पूछेगा, यहां पे लार्ज क्या है। अब देखिए लार्ज जो है ना, ये सिटी का क्या बता रहा है, उसका साइज बता रहा है। जो साइज वगैरह जो हमारा एडजेक्टिव बताता है उसको हम कहते हैं जी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे वो आपको क्या देगा जी? जनाब ये जो आपके पास है लाहौर इज लार्ज सिटी, तो लार्ज को अंडरलाइन करके ऑप्शन दे देगा, बताएं जी ये कौन सा एडजेक्टिव है। ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये आपके पास इंटरैक्टिव से आपके पास एडजेक्टिव है। इन सभी में से 3-4 को ऑप्शन में डाल देगा। तो आपने याद रखना है, जब वो उसके साइज को बता रहा है तो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके पास है। He is an honest man। अब ऑनेस्ट क्या, उसकी खूबी बता रहा है, ये बंदा ईमानदार है, तो ये भी आपका ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके पास हो गया। फुलिश ओल्ड करो, ट्राई टू सिंग, ठीक है जी। आप देखें ये आपका फुलिश ओल्ड आपका यहां पे लिखेगा तो फुलिश और ओल्ड। अब देखें बूढ़ा है और बेवकूफ है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ये भी एडजेक्टिव आ गया, आपके पास डिमोन्स्ट्रेटिव आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके आ गया जी दिस इज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखें ये ग्रामर आपके पास किताब है, कोई ग्रामर आपके पास, उसकी खासियत क्या है, ये इंग्लिश की है। इसकी साथ क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये इंग्लिश की है। तो ये भी आपके पास क्या आ गया जी? ये आपके पास है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा। आगे आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बेसिकली ये इसकी 2 ही टाइप्स होती हैं। एक होता है जी आपके पास उसकी क्वालिटी को बताना, और एक होता है आपके पास उसकी क्वांटिटी को बताना। अब क्वांटिटी में आपके पास 2 तरह की आ जाएंगी, एक उसकी मिकदार को बताएगा और एक उसकी तादाद को बताएगा। तादाद होता है जिसमें स्पेसिफिकली उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड उसमें नंबर लगा होता है, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 5 मीटर, 2 मीटर, ये सारी क्या होता है जी उसकी स्पेसिफिक उसका नंबर बता रहा होता है।
2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे। लेकिन एक होती है मिकदार, मिकदार होती है जी काफी बंदे, थोड़े से बंदे, ज्यादा बंदे, कुछ बंदे, या ना ज्यादा चीनी, थोड़ी सी चीनी। ये जो चीज़ है इसमें सिर्फ मिकदार बताई जाती है, एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं बताया जाता। तो ये आपके पास होता है जी, ये 2 तरह की क्वांटिटेटिव आपके पास होते हैं जी, ठीक है जी। इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है जी। एडजेक्टिव क्वांटिटी इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग, दे डोंट गिव द एग्जैक्ट नंबर बट दे गिव द जनरल आइडिया अबाउट द क्वांटिटी। क्वांटिटी का जनरल आइडिया बता देगा, थोड़ी सी चीज थे, ज्यादा थे, बस वो बराबर ही थे, इस तरह के कहता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताती जी। आपके पास क्या है जी, एडजेक्टिव आपके पास क्वांटिटी आ गया। उसके बाद आपके पास क्या जी, एडजेक्टिव क्वांटिटी इज अबाउट द हाउ मच के वाले से जब कहता है जी उसकी मिकदार को बता रहा है, तो आपके पास क्या है जी, हाउ मच वाला जो आपका क्वेश्चन है वो उसको कवर करता है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं देता। आगे आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ गई थी। एग्जांपल है जी, आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। अब ये नहीं बता रहा 10, 2 खाए, 4 खाए, 10 खाए, किलो खाए, आधा किलो खाए, वो क्या जी, कुछ चावल मैंने खाए। तो ये आपके पास एडजेक्टिव आ गया जी, आपके पास ही क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपके पास आ गया, ठीक है जी। ही शोड मच पेशेंस, उसने काफी पेशेंस दिखाई थी, ठीक है जी। तो ये उसने इतना सब्र किया, ये नहीं बताया 2 किलो सब्र किया, 4 किलो, 10 किलो, 50 किलो, ऐसा नहीं बताया। वो उसने काफी क्या किया जी, पेशेंस दिखाया। तो ये आपके पास होता है जी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपके पास हो गए। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको हम कहते हैं जी न्यूमरल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन दोनों में आपने फर्क समझ लेना है। नंबर कहते हैं जिसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बताई जाती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताई जाती है, ठीक है जी। क्या जी आपके पास है, दे हैड द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हाथ में 5 उंगलियां हैं। अब देखिए हैंड में, हैंड की वो स्पेसिफिकेशन बता रहा है, 5 बता रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। ये नहीं कह रहा हैंड में कुछ फिंगर्स हैं, हैंड में काफी फिंगर्स, ऐसे नहीं बता रहा, वो हैंड की एग्जैक्ट बता रहा है 5। तो ये आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपके पास आ गया जी, जिसमें आप क्वांटिटी बताते हैं, उसमें एग्जैक्ट चीजें नहीं बताते, लेकिन ये नंबर में क्या बताते हैं, उसमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, ठीक है जी। द फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, ठीक है जी, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। तो ये आपके पास ये आपके पास क्या बन गया, ये क्वांटिटी होगी। ये फ्यू कैट्स, थोड़ी सी बिल्लियां, इसमें 2, 4, 10 बिल्लियां नहीं बताई, तो ये आपके पास क्वांटिटी में जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास ये इसकी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। अगला आपके पास है जी कंपैरिजन बिटवीन एडजेक्टिव क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। क्वांटिटी और नंबर में ये फर्क मैंने अभी बता दिया, ठीक है जी, आपको फर्क मैंने बता दिया। तो अब यहां तक नेक्स्ट आपके पास है जी सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स कॉमन अबाउट एडजेक्टिव। जो कॉमन पॉइंट्स है ना, जो कॉमन गलतियां हैं, जो कॉमन ट्रिक्स वो आपसे पूछता है पेपर में, बार बार जो आपको पजल करने की कोशिश करता है। ये आपके पास कुछ ट्रिक्स हैं, ये भी आपको मैं सारे बता देता हूं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा पहले हम आज रिवाइज कर लें, आज हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा जी आज एडजेक्टिव हमारा ओपन पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था नाम और काम दोनों ओपन है। नाम के साथ एडजेक्टिव आता है और काम के साथ एडवर्ब आता है, ये दोनों ओपन है। 4 आपके पास ओपन आ गए, ये ओपन पार्ट ऑफ स्पीच है। ओपन पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है ये मॉडिफाई करता है नाउन को। किसको मॉडिफाई करता है जी, नाउन को मॉडिफाई करता है। ये आपके पास बात क्लियर होगी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के वाले से आपने 4 क्वेश्चन याद करने हैं आपके। हाउ मैनी, ठीक है जी, हाउ मैनी, ठीक है जी। सॉरी, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड की नेचर किस तरह की है किसी सब्जेक्ट की, ठीक है जी। किसी नाउन की नेचर कौन सी है। हु इज मीन कि उसको स्पेसिफाई करना ये कौन है, या जो ना उसके बाद हाउ मैनी मीन के कितने नंबर्स हैं, या हाउ मच, या उसकी मिकदार के बारे में बात करें। तो किसी नाउन की उसकी क्वालिटी के बारे में बात करें, उसके साइज की, उसकी एज की, उसके कलर की, उसकी टेस्ट की, वो सारी बातें करें। तो वो आपके पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी। उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं जी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं जी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद अगर अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आता है जी आपके पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव उसको हम कहते हैं। अब न्यूमरल एडजेक्टिव में आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम कहते हैं जी मिकदार को, जिसमें हमने स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया होता, ठीक है जी। हमने थोड़े से, ज्यादा से, कुछ इस तरह की हमने बात करनी होती है। और एक आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर। आप 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 5 बंदे, 10 बंदे, एग्जैक्ट नंबर साथ दिया होता है, वो आपके पास होता है जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। उसको हम न्यूमरल भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी न्यूमरल एडजेक्टिव भी हम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास, मुझे उम्मीद है कि एडजेक्टिव वाले से ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। आगे जो आज हमने करना है ना जी, आज हमने करना है जनाब आपके पास
ये है जी आपके पास, ये आ गया जी, ये इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट्स हैं जो बार बार वो पूछता है पेपर में और आपको पजल करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अब यहां पे सबसे पहले आपके पास है जी, कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज ओनली व्हेन कंपैरिजन इज इंप्लाइड। जब आपने दो चीजों के दरमियान मुवाजना करना है ना, दो चीजों के दरमियान आपने मुवाजना करना है, कंपैरिजन करना है, तो आपने डिग्री भी कंपैरिजन यूज करनी है। द बुक इज बेटर देन अदर। अब यहां पे जब बेटर आपके पास क्या जी, जिसके एंड पे ई आर आता है ना, ई आर आता है या ओ आर आता है, ठीक है जी, ये आपके पास है ना, ये आपके पास कंपैरिजन होती है, कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं वर्ब की। ठीक है जी। तो जब आपने कंपैरिजन करना है ना कि किसी दो चीजों में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव आपने यूज करना है। तो फिर आपने कौन सा यूज करना है जी, कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव यूज करना है। और कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव आपने सेकंड फॉर्म में आमतौर पे होता है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, कंपैरिजन में आपने कंपैरिजन, आप इसको ये नहीं कह सकते दिस बुक इज बेस्ट देन अदर, दिस बुक इज बेस्ट देन अदर, ये गलत हो जाएगा। दिस बुक इज गुड देन अदर, ये भी गलत हो जाएगा। दिस बुक इज बेटर देन अदर। ठीक है जी। जब आपने कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव आप एडजेक्टिव लगाएंगे, तो फिर आप बेटर वगैरह ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, कंपैरेटिव एंडिंग इन आर या ई आर फॉलोड बाय टू। ठीक है जी। ऐसे एडजेक्टिव जिसके आपके पास एंड ओ आर से हो रहा हो या ई आर से हो रहा हो, तो उसको उसके बाद आमतौर पे क्या होता है, टू आता है। जैसे आई एम सीनियर टू हिम, ही प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आप इसके साथ आपने टू लगाना होता है। अगला आपके पास है पॉइंट है जी, डबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव शुड बी अवॉइडेड। डबल आप कंपैरेटिव नहीं यूज कर सकते एक ही सेंटेंस में। जैसे लिखा हुआ जी, ही इज मोर एबलर देन हिज ब्रदर, ये गलत है। ही इज मोर एबलर नहीं आप कह सकते, मोर भी साथ लगा दिया और एबलर भी लगा दिया, ऐसे नहीं है। ही इज एबलर देन हिज ब्रदर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है जी। आपने डबल कंपैरिजन एक ही सेंटेंस में नहीं करना, वो डबल कंपैरिजन करवा के आपसे गलती करवाता है। ठीक है जी। ही इज मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द सिटी, ये गलत है। मोस्ट रिचेस्ट नहीं होता, मोस्ट रिचेस्ट नहीं होता, सिर्फ रिचेस्ट होता है। सबसे अमीर है ना, तो मोस्ट रिचेस्ट सबसे ज्यादा तो अमीर, ये कैसा हो जाएगा। तो रिचेस्ट लगाएं या मोस्ट लगाएं, एक लगाएं, दो इकट्ठे न लगाएं। कंपैरिजन में या सुपरलेटिव में आपने दो इकट्ठे नहीं यूज करने, एक ही आपने यूज करना होता है। ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपने क्लियर करना था। अगला आपके पास है जी, लेस इज यूज फॉर क्वांटिटी एंड फीवर इज फॉर नंबर। ये क्वेश्चन है, क्या मतलब है, अगर आपने किसी क्वांटिटी को शो करना है ना, क्वांटिटी मीन जिसमें आपके पास एग्जैक्ट उसकी नंबर नहीं होता, तो फिर आप लेस का लफ्ज यूज करते हैं, एडजेक्टिव आप लेस वाला यूज करते हैं। अगर आपने किसी नंबर का यूज करना तो फिर आप फ्यू का नंबर यूज करते हैं, फ्यू से फ्यूअर। ठीक है जी। आप फ्यू यूज करें, आपने अगर आपने कंपैरिजन करना तो पर फीवर यूज कर लेंगे। ठीक है जी। तो आपके पास आ जाएगा जी, देयर वर फीवर कॉल्स इन दिस वीक, देयर वर फीवर कॉल्स दिस वीक। ठीक है जी। आप आगे, देयर इज लेस रीजन टू बी वॉचफुल नो, लेस रीजन। ठीक है जी। तो जब आपने किसी भी क्वांटिटी की बात करनी है, जब किसी भी क्वांटिटी की बात करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, आप जहां पे रीजन की बात कर रहे हैं ना, तो रीजन आप गिनते तो नहीं है ना, रीजन गिनी तो नहीं जा सकती। ठीक है जी। ये वजूहात है, लेकिन जो कॉल्स है ना, कॉल्स गिनी जाती हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप फ्यू का लफ्ज यूज करेंगे। अगर आपको जो नंबर की बात करते हैं ना, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप फ्यू यूज करेंगे। अगर आप इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिर आप लेस का लफ्ज यूज करेंगे एडजेक्टिव के लिए। अगला आपके पास है जी, सम इज यूज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। अगर आपने सिंपल सेंटेंस लिखना है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, तो फिर आप सम का लफ्ज यूज करेंगे कुछ के लिए। ठीक है। तो थोड़ी चीज को शो करने के लिए उसके एडजेक्टिव यूज करेंगे सम। अगर आपने नेगेटिव करना तो फिर आप एनी का लफ्ज यूज करेंगे, एनी आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, ही हैज गॉट सम गुड स्टोरी बुक्स। ठीक है जी। ही हैज गॉट सम गुड स्टोरी बुक्स। अब यहां पे इसमें किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, नॉट वगैरह नहीं लगा। ठीक है जी। तो आपने इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या लगा जी, सम लगा लिया। ठीक है जी। ही हैज नॉट गॉट एनी गुड स्टोरी बुक्स। अब जब नॉट आ जाएगा तो नॉट के साथ आप सम नहीं लगाएंगे, ही हैज नॉट सम गुड स्टोरी बुक्स ऐसे नहीं करेंगे, ही हैज नॉट गॉट एनी गुड स्टोरी बुक्स। ठीक है जी। तो जब नेगेटिव करेंगे तो एनी लगाएंगे, जब आप पॉजिटिव करेंगे तो फिर आप सम का एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है जी। अगला आपके पास है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन लिटिल, आर लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल
आ लिटल और दा लिटल, इनके वाले से क्वेश्चन पूछता है। जो आप जो लिटल है ना, लिटल लिटल यूज होता है आपके पास ये पॉजिटिविटी के लिए। कोई ऐसी चीज, थोड़ी सी चीज आपके पास है जो ना आपके पास है, जो आपके पास है जी, लिटल, सॉरी, लिटल यूज होता है नेगेटिविटी के लिए। लिटल यूज होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिविटी, परेशानी के लिए। कोई ऐसी चीज, ऐसी थोड़ी चीज को आपने शो करना है जिससे आपको ज़हनी परेशानी हो रही हो, जिससे आप ज़हनी परेशानी हो रही हो, ठीक है जी। नेगेटिविटी के सेंस में आपने लिटल यूज करना होता है। और अगर वही थोड़ी सी चीज को आपने शो करनी है पॉजिटिविटी के लिए, मीन के ये अभी मेरे पास थोड़ी सी चीज अभी बाकी है, अभी मेरे पास ये थोड़ी सी चीज बाकी है, अभी काम चल रहा है, तो उसके लिए हम आ लिटल लगाते हैं। और अगर हम ऐसी सिचुएशन यूज करें जिसमें हमने कोई ऐसी चीज थी, आपका थोड़ी सी चीज आपके पास थी, वो खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीज आपके पास जो थी वो आपने यूज कर ली है, उसके लिए हम दा लिटल लगाएंगे, उसके लिए हम दा लिटल लगाएंगे। और ये याद रखिए, जो लिटल होता है ना, लिटल आमतौर पे आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। लिटल आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता उनके लिए आप लिटल यूज करते हैं। और जो काउंटेबल के लिए नीचे आप लिखा होता है वो फ्यू यूज करते हैं, फ्यू। जब आपने किसी चीज की मिकदार को थोड़ा शो करना होता है, अगर वो काउंटेबल है तो फिर आप फ्यू यूज करते हैं, अगर वो अनकाउंटेबल है फिर आप लिटल यूज करते हैं। एग्जांपल देख लें, देयर्स लिटल वाटर लेफ्ट सो वी माइट रन आउट, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पानी बचा है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, अगर हम ज्यादा देर रुकेंगे तो मर जाएंगे, पानी खत्म हो रहा है, ठीक है जी। नेगेटिवली हमने सिर्फ लिटल यूज किया। अब उसके बाद जी, देयर्स अ लिटल वाटर लेफ्ट इनफ टू ड्रिंक। अब देखें वही बात है, अगर तो ये पानी खत्म हो रहा है और वो परेशानी वाली बात है तो फिर आप जस्ट लिटल लगाएंगे, ठीक है। अगर वही बात वो पॉजिटिविटी के लिए है, अभी वो परेशानी नहीं है, क्या मतलब है, हमारे पास थोड़ा सा पानी है, हमें पीने के लिए इनफ है, हमारे पीने के लिए काफी है, तो फिर आप आ लिटल लगा रहे हैं, ठीक है जी। अगर परेशानी आ रही है माइंड में तो फिर जस्ट लिटल लगाएंगे, अगर परेशानी नहीं आ रही तो फिर आप क्या करेंगे, आ लिटल लगाएंगे, ठीक है जी। और वी शैल यूज द लिटल वाटर वी हैव लेफ्ट केयरफुली, ठीक है जी। क्या मतलब है कि हमने जो हमारे पास था वो हमने खत्म कर चुके हैं। द लिटल वाटर, थोड़ा सा पानी था, वो जनाब खत्म कर लिया है, अब यहां से हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है जी। समझ आ गई है। आ लिटल सिर्फ लिटल और द लिटल में आप देखें, He saved the little coins he had। अब देखिए ये लिखा हुआ है दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब देखें ना, मैंने अभी आपको बताया था कि लिटल जो है ना, लिटल यूज होता है, ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अब कॉइन्स को तो हम गिन सकते हैं, जो सिक्के है ना हमारे पास, करेंसी, उसको हम गिन सकते हैं, तो करेंसी के लिए हम लिटल का लफ्ज यूज नहीं करते, हम इसके लिए फ्यू यूज करते हैं, फ्यू। ही सेव्ड अ फ्यू कॉइन्स। जो काउंटेबल नाउन होता है उसका एडजेक्टिव आपने क्या लगाना है, फ्यू लगाना है। और अनकाउंटेबल जो आपके पास नाउन होगा उसका एडजेक्टिव आप लिटल लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके दो बातें आपने क्लियर कर लेने। ये जो पेपर में वो चक्कर देके आपको जो ना चक्कर देने की कोशिश करता है वो, ठीक है जी। फ्यू भी हो गया। उसके बाद आपके पास मच रेफर टू क्वांटिटी, मैनी रेफर टू नंबर्स, ठीक है। ये तो बात क्लियर है कि मच हम वहां पर यूज करते हैं जो चीज गिनी नहीं जा सकती, और हम मैनी वहां पे लगाते हैं जहां पे चीज को गिना जा सकता है। आई डू नॉट हैव मच टाइम टू वेस्ट, अब टाइम को गिना तो नहीं जा सकता। मैनी गर्ल्स आर एट प्ले, ठीक है जी। तो गर्ल्स को गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है उसके लिए मैनी, मीन के काउंटेबल के लिए मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए आप क्या लगाएंगे, मच का लफ्ज यूज करेंगे एज ए एडजेक्टिव, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी, नियरेस्ट सिग्निफाइज डिस्टेंस, नेक्स्ट सिग्निफाइज पोजिशन। अब क्या मतलब है, जो नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट जनाब ये शो करता है फासले को, ये जो बंदा है मुझसे करीब तरीन है, ठीक है। लेकिन जब अब बात आ जाए पोजीशन या ऑर्डर की, तरतीब की, कि ये जो बंदा है ये मेरे से साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है, मीन के जहां पे आपने ऑर्डर गिनती आ जाए, जहां पे गिनती आ जाए, जिसमें तरतीब आ जाए, ठीक है जी, वहां पे आप लगाते हैं नेक्स्ट लगाते हैं। इसका जी, शाहपुर इज टाउन नियरेस्ट टू आवर विलेज, हमारे गांव के करीब जो है ना वो शाहपुर टाउन है। अब यहां पे शाहपुर और टाउन के, हमारे विलेज के दरमियान फासले की बात आ रही है, तो मैं नियरेस्ट लगा रहा हूं, ठीक है जी। अब माई मदर इज माई नियरेस्ट रिलेटिव, अब मेरे माँ के दरमियान जो हमारा फासला है वो सबसे क्लोज एंड नियरेस्ट है, ठीक है जी। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे साथ बैठी थी। नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट में कहां पे आता है, जहां पे आप तरतीब की बात करते हैं,
वो आपसे अगले डेस्क पे बैठी थी, वो आपके साथ वाले डेस्क पे बैठी थी। तो जब आप ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लगाते हैं, जब आप फासले की बात करते हैं तो फिर आप क्या लगाते हैं जी, आप नियरेस्ट लगाते हैं। ठीक है जी। अगला आपके पास है जी फार्दर रेफर टू मोर डिस्टेंस, फर्दर मोर टू मोर एडिशनल। ठीक है जी। फार्दर जो है ना, फार्दर आपने डिस्टेंस के लिए यूज करना होता है, और फर्दर यूज करना होता है मजीद किसी चीज की क्वांटिटी के लिए, मजीद किसी चीज की क्वांटिटी के लिए। लाहौर इज फार्दर फ्रॉम सुई देन सियालकोट। लाहौर जो है वो सियालकोट की निस्बत सुई से ज्यादा फासले पर है। जब फासले की बात करेंगे फार्दर यूज करेंगे FA से, और जब आप किसी चीज की मोर क्वांटिटी की बात करेंगे, ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स आफ्टर दैट, ही रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन। मजीद किसी चीज की बात जरूरत है, फिर फर्दर यू वाला लगाएंगे। अगर फासले की बात करेंगे तो ए वाला लगाएंगे। ये आपने क्लियर करने हैं पॉइंट्स को। ठीक है जी। अगला आपके पास जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा वो है जी आपके पास लेटर, LATER वाला लेटर, LATTER वाला लेटर, LATEST वाला लेटर, और LAST लास्ट। ठीक है। लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, इनमें क्या फर्क होता है? जो होता है लेटर है ना, लेटर होता है टाइम इन फ्यूचर, लेट्स मीट मी लेटर टुडे। अपना मुस्तकबिल की बात आप जब आपने करनी है तो आप लेटर का लफ्ज यूज करेंगे, भाई बाद में मिलेंगे। ठीक है जी। अब LATTER जो होता है जी, द सेकंड ऑफ टू आइटम्स मेंशन्ड। क्या मतलब है? अगर किसी सेंटेंस में दो चीजें लिखी हुई है ना, क्या कहता है जी, यहां पे लिखा हुआ है जी मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है जी। मैंगो एंड ऑरेंज। अगर लिखते हैं आई लाइक द लेटर, इसका मतलब है मैं ये दूसरी चीज की बात कर रहा हूं। इस तरतीब में जो दूसरे नंबर पे आया उसको हम LATTER के साथ मैं इसको मेंशन करूंगा। इसकी एग्जांपल क्या है जी आपके पास देखें जी, ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से, ऑलरेडी मेंशन, जो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, द लेटर इज माय ब्रदर, जो दूसरे नंबर वाला बच्चा है, जो आपने पहले दो नाम बताए हैं उनमें से दूसरा नाम है वो मेरा भाई है। ठीक है जी। जो तरतीब के साथ जो दो चीजें आए उनकी उस तरतीब में से दूसरी को अगर आपने चूज करना तो फिर आप LATTER का यूज करते हैं। लेटेस्ट क्या जी, मोस्ट रिसेंट या न्यूएस्ट, जो बिल्कुल नई नई चीज है, जो बिल्कुल रिसेंट जो कोई भी वाक्य हुआ है, कोई भी चीज है, उसको हम लेटेस्ट कहते हैं। और लास्ट कहते हैं जी द फाइनल आइटम और द वन फ्रॉम नो। ठीक है जी। जो सबसे आखिरी है ना जी, उसको हम कहते हैं जी लास्ट कहते हैं जी। वन ऑफ द लास्ट बॉय इज इन दिस रो इज माय फ्रेंड। सबसे आखिरी जो है ना, सबसे आखिरी को हम लास्ट कहते हैं, और सबसे जो रिसेंट हुई है, जो बिल्कुल फ्रेश हुई, उसको हम कहते हैं लेटेस्ट कहते हैं। अगला आपके पास है जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब फर्स्ट कहते हैं सबसे पहला बंदा, फर्स्ट कहते हैं सबसे पहला बंदा, कि डॉक्टर आसम वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज का सबसे पहला प्रिंसिपल डॉक्टर आसम था। अब नेक्स्ट जी फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट कहते हैं जी किसी मशहूर बंदे को, किसी इंपॉर्टेंट बंदे को। जिन्ना वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। अब जो जना साहब है वो हमारे कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट, नहायत ही जनाब जरूरी बंदे थे, इंपॉर्टेंट थे, मशहूर थे। ठीक है जी। जो प्रोमिनेंट थे, ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इसके लिए हम लगाते हैं फॉरमोस्ट लगाते हैं। तो ये जो लफ्ज है इनमें से आपको चक्कर देने की वो कोशिश करता है। अगला आपके पास है जी ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। इनके वाले से क्वेश्चन पूछता है जी। ओल्डर होता है जी ग्रेटर एज, जो एज में बड़ा है कंपैरेटिवली। ठीक है जी। शी इज ओल्डर देन हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड से बड़ी है। एल्डर का मतलब होता है जी बड़ा भाई, या एल्डर हम रिस्पेक्ट के लिए भी यूज करते हैं। अब जो रिश्ते में आपसे बड़ा है, एक होता है आपके उम्र से बड़ा ओल्डर, एक होता है रिश्ते में बड़ा एल्डर। ठीक है जी। और ओल्डेस्ट क्या जी, हाईएस्ट एज, जो सबसे बड़ा है। और एल्डेस्ट क्या जी, फैमिली या सिबलिंग में सबसे बड़ा। ठीक है जी। समझ आ गई है। एक होता है ओल्डर, ओल्डर हम कोई भी आपसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में आपसे कोई बच्चा बड़ा है ना, उसकी एज आपसे बड़ी है तो वो आपसे ओल्डर है, वो आपसे एल्डर नहीं है। एल्डर कौन है आपसा? एल्डर वो आपसे एज से बड़े वाला बंदा है जिसके साथ आपकी फैमिली टर्म्स भी हैं। आपका जो सगा भाई है, जो आपका जो खूनी रिश्ता है ना, आपकी जो सिस्टर आपसे बड़ी है वो एल्डर है। आपकी जो दोस्त आपसे बड़ी है वो आपसे ओल्डर है। ठीक है। जो दोस्त आपसे बड़ी है वो ओल्डर है। अगर आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है वो आपके एल्डर है। ठीक है जी। और आपकी क्लास में सबसे बड़ा जो बंदा है वो ओल्डेस्ट है, जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी सिर्फ क्लास है। अगर आपकी फैमिली में सबसे बड़ा है वो एल्डेस्ट है, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा वो एल्डेस्ट है। तो ये आपने चीजें क्लियर कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आपका जी ईच एंड एवरी। ईच एम्फसाइज इंडिविजुअली एंड ऑलवेज रिपीट विद सिंगुलर नाउन। ईच और एवरी दोनों के दोनों यूज होते हैं सिंगुलर नाउन की एडजेक्टिव के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ईच होता है ना जी, ईच होता है इंडिविजुअल के लिए, है ना। ईच ऑफ द बॉयज कम हेयर,
तमाम लड़कों में जो है हर एक बंदा यहां पे आ जाए, हर एक बंदे के लिए हम लगाते हैं। लेकिन जब एवरी कहते हैं ना जी, तो एवरी की भी सेंस वही होती है, लेकिन एवरी का मतलब होता है हमने इसको हमने क्या करना जी, इंक्लूसिवनेस इसमें आ जाती है, सारे के सारे आ जाए। ठीक है जी, ईच एंड एवरी, इनका क्वेश्चन आमतौर पर यही बनता है कि ईच और एवरी को आपने सिंगुलर सब्जेक्ट का या सिंगुलर नाउन के लिए आपने एडजेक्टिव लेना है कि प्लूरल के लिए लेना है। उसके बाद आपका जी, एडजेक्टिव यूज द नाउन जनरली टेक द डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, जो भी आपके पास जो है ना जी, जो एडजेक्टिव है, अगर आप किसी एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो फिर उसके साथ आप दा भी लगाते हैं, आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जैसे ना द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब ये जो पुअर है ना, पुअर बेसिकली ये एक इंसान की खसूसियत है, क्वालिटी है, एक इंसान की क्वालिटी है कि वो गरीब है। ठीक है जी, उसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो पुअर एक डिमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे एज ए सब्जेक्ट आया है। जब पुअर को हम एज ए सब्जेक्ट लेंगे, किसी की क्वालिटी को एज ए सब्जेक्ट लेंगे, तो उसके साथ हम दा लगाएंगे। ठीक है जी, द रिच आर जनरली प्राउड। अब जो रिच है ना, रिच क्या है जी, ये उस बंदे की क्वालिटी है, डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसको हम एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके साथ हम दा लगाते हैं। पावरफुल भी आपके पास क्या है जी, किसी की जो क्वालिटी है। ठीक है जी, तो ये उसके साथ हम दा लगा रहे हैं। एल्डर का क्या लगा रहे हैं, एल्डर भी उसकी क्वालिटी है, तो उसको मैं एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसके साथ भी हम क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ चीजें थी, इनको आपने इसी तरीके से ही 2-4 दफा सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको इनको अंदर आपने फर्क वाज़ा कर लेना है। तो ये आपके पास कुछ ये आपके वर्ड्स थे जिनको आपने क्लियर करना है, साथ आपका एडजेक्टिव क्लियर होगा आज। ठीक है जी, तो एडजेक्टिव के वाले से अब आपने चलना है अपने पास्ट पेपर्स की तरफ। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आपको शायद दिखा सकूं, अगर मेरे पास फाइल खुली हुई है, ये फाइल मेरे पास मेरे ख्याल में खुली पड़ी है, ये वही है, और ये है आपके पास ये। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, ताकि आप थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि आपने पास्ट पेपर कैसे पढ़ने हैं। देखें, एन एडजेक्टिव इज मॉडिफाइज आ। अब एडजेक्टिव कहता है किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, नाउन को करता है, एडवर्ब को करता है, प्रेपोजिशन करता है, तो ये आपके पास नाउन को करता है। ठीक है जी, ये आपके पास नाउन को करता है, नाउन को एडजेक्टिव करता है, नाउन को एडजेक्टिव करता है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लासिफाई फ्रेंडली बेस्ड ऑन इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो फ्रेंडली है, फ्रेंडली क्या है, अब फ्रेंडली किसी बंदे की खसूसियत है, फ्रेंडली किसी बंदे की खसूसियत है कि वो बंदा जनाब वो बड़ा फ्रेंडली है, वो दोस्ताना माहौल में रहता है, ये उसकी खसूसियत है। तो फ्रेंडली हमारे पास क्या जी, एडजेक्टिव है। फ्रेंडली हमारे पास क्या जी, एडजेक्टिव है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जी, इन द सेंटेंस माई बैग इज अंडर द किचन टेबल। माई बैग इज अंडर द किचन टेबल। ठीक है जी, व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ द स्पीच। अब कहते हैं इसमें किचन क्या है, इसमें आपके पास किचन क्या है। अब देखें यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे, समझेंगे किचन तो अब जो है ना, ये किसी जगह का नाम है, इसको हम नाउन कहते हैं। भाई ऐसा नहीं है, किचन टेबल वो ये उस टेबल की खसूसियत को बता रहा है। ये कौन सा टेबल है, ये किचन वाला टेबल है। ठीक है, यहां पे आपके पास बैग आपका क्या है, सब्जेक्ट है, टेबल आपके पास ऑब्जेक्ट है, और जो किचन है ना, किचन टेबल को जनाब ये जो उसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसकी एट्रीब्यूशन दे रहा है, उसके एट्रीब्यूट कर रहा है उसको कि जनाब वो टेबल कौन सा है, वो किचन वाला टेबल है। ठीक है जी, उस टेबल की खसूसियत बता रहा है वो, तो ये आपके पास ये एडजेक्टिव है, ये आपके पास एडजेक्टिव है। बेटर टू बी अनटाट देन इल टाट इज। अब देखें, अब आपके पास बेटर टू बी अनटाट देन इल टाट क्या मतलब है, कहता है जी बुरा पढ़ने से, कमजोर पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर है। ठीक है जी, थर्ड डिवीजन में पढ़ने से, पेपर पास करने से बेहतर है कि आप ना ही करें, क्योंकि उसका फायदा आपको नहीं होना। आप कहा जी इल टाट का ये क्या है, इल टाट। अब पढ़ाई असल में आपके पास एक नाउन है, पढ़ाई आपके पास पढ़ना एक नाउन है, इल टाट कमजोर पढ़ना। तो इल टाट क्या जी, उस पढ़ाई की आप खसूसियत बता रहे हैं कि ये बंदा कमजोर पढ़ रहा है, ये बंदा जो है ना, ये नलायकी से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एडजेक्टिव है, ये आपके पास क्या जी, एडजेक्टिव है। I think the later part of the movies was interesting. The word later is. अब later यहां पे क्या है जी, I think the later part of the movie. अब मूवी जो है, मूवी का पार्ट जो आखिरी पार्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं, मूवी के पार्ट को हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मूवी का कौन सा पार्ट, आखिरी पार्ट है। मूवी का पार्ट कौन सा, आखिरी पार्ट, हम उसको क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जब हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डैट बॉय
वो लड़का, या ये यहाँ पे पार्ट कौन सा पार्ट, आखिरी पार्ट, जब हम किसी की स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास एडजेक्टिव है, वो भी हमारे पास क्या जी, एडजेक्टिव है। ठीक है जी। द मेटल प्लेट इज हार्ड, हार्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। अब मेटल प्लेट इज हार्ड, प्लेट आपके पास ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट है या नाउन है, उसकी वो खसूसियत बयान कर रहा है कि वो सख्त है, वो हार्ड है। जब हम उसकी खसूसियत बयान करते हैं तो डिमोन्स्ट्रेटिव आपके पास आ गया एडजेक्टिव, तो ये उसकी खसूसियत को बयान कर रहा है, ये उसका एडजेक्टिव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव की समझ आज आ गई होगी, इसको अपन अच्छे तरीके से करना है। कल इंशाल्लाह ताला इन चारों लेक्चर्स का टेस्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इसका शेयर करूंगा, तो साथ ही आपका कल जो है ना हम दो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच कल कंप्लीट करें, ताकि परसों तक पार्ट्स ऑफ स्पीच से जान छुड़ा के उसके साथ ही हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की तरफ मूव करें, साथ ही आपके प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, और साथ ही आपका जनाब इंग्लिश कंप्लीट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।